नमस्कार। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट की 2-4-5 दिन बाद सोनम वांगचुक जी जनरली ट्रेंड करने लगी। बहुत लोगों से ये कहते हुए मैंने सुना कि ये प्रोटेस्ट इंस्टाग्राम प्रोटेस्ट भारत में पहली बार सफलतापूर्वक हुआ। ये पहले मिनिस्टर हैं जिनने इस्तीफा दिया। उन मूर्ख और धूर्त लोगों को मैं याद करवा देना चाहता हूँ। ये लोग तब भी मीडिया रूम में बैठे थे जब अरब स्प्रिंग हुआ था। अरब स्प्रिंग फेसबुक से जन्मी हुई एक प्रोटेस्ट था जो समग्र अरब का सारी सिचुएशन बदल के रख दिया। भूल गए हैं मित्रों, आप लोगों को याद दिलवा देना चाहता हूं, आप लोगों के मन में ये डलवा देना चाहता हूं। सोशल मीडिया से जन्मी ये कोई बड़ी प्रोटेस्ट नहीं थी, परंतु ये सच्चाई है। भारत की 2014 के बाद ये सबसे बड़े प्रोटेस्ट हैं। परंतु ये भी तो सत्य नहीं है। इससे पहले फार्म बिल को रिपील करने के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। उसके बाद एनआरसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। तो प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इस प्रोटेस्ट के इर्द गिर्द कुछ घटनाएं घटी है। दोनों चैनल्स की सभी दर्शक उसको ध्यान देंगे और उसकी फीडबैक की इंतजार हमारे तरफ से रहेगी। पहली बात है, प्रोटेस्ट के बाद उपरांत क्या स्थिति बना है उसके बारे में स्पष्टता से कुछ 20 मिनट चर्चा करने का मन है और मैं करना शुरू कर रहा हूं। पहली बात, प्रोटेस्ट समाप्त कब हुआ? प्रोटेस्ट समाप्त तब हुआ जब भारत की शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दिए। प्रोटेस्ट करने वाले ये अपने आप की बहुत बड़ी विजय मान रहे हैं। जो लोग सत्ता पक्ष में हैं वो भी धर्मेंद्र प्रधान को एक बड़े फिगर देशभक्ति के लिए इस्तीफा देने के कारण सम्मान कर रहे हैं, फूल की मालाएं चढ़ा रही हैं, तालियां मार रही हैं। दोनों सही नहीं है। मैं अपनी पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहली बात, ये प्रोटेस्ट कोई धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा के वजह से प्रोटेस्टरों की कोई जीत हुआ है, मैं वो नहीं मानता। प्रोटेस्टर्स की क्या लक्ष्य था यह समझने में भी मुश्किल आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम E20 के खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी तानाशाह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने क्वेश्चन लीक हुआ था धर्मेंद्र प्रधान की सर के लिए करने गए थे। परंतु द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेस्ट वाज रिफॉर्म इन द एग्जाम सिस्टम। जो रिफॉर्म एग्जाम सिस्टम में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, यह स्पष्ट है। कोई बदलाव उस क्षेत्र में नहीं हुआ है। हाँ, शिक्षा सचिव ने इस्तीफा दिया है, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, एनटीए की 47 लोगों को शक किया गया है। ये सब कागजी कार्रवाई जरूर हुई है, परंतु एग्जाम के सिस्टम बदल गया। कल क्वेश्चन लीक नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं। पंजाब में सद प्रोटेस्ट के खत्म होते होते एकाएक 5 पेपर लीक हो गए। बताइए, ये इससे बड़ा क्या दुखद बात हो सकती है? जब भारत की जनता प्रोटेस्ट कर रहा है, तभी उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी की हेड करने वाला पंजाब सरकार ही प्रोटेस्ट में पंजाब सरकार के ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। दुखद होना नहीं चाहिए था। किसी भी बच्चे का जीवन इस तरीके से रिस्क में पड़ता है। मैंने देखा नवीन पटनायक जी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किए। तालियां मित्रों, तालियां। वो भूल गए हैं उड़ीसा में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम होती है, उस एग्जाम को वो संपन्न नहीं कर पाए 2 साल तक। क्वेश्चन 2 बार नहीं 4 बार लीक हुई। 4 बार एग्जाम शेड्यूल किया गया, 4 बार ये क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ममता बनर्जी इसको सपोर्ट करती हुई पाई गई। हवा में सब नंगे, और जिसकी घर कांच से बना है वो पत्थर नहीं मारा करते। जब ममता बनर्जी सरकार और सत्ता पर बैठी थी, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुई।
आंसर पेपर लीक होगी। जो लोग अच्छा मार्क्स लाए थे उनको लिस्ट में नीचे धकेल दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन मित्र की परिवार, उनकी साली, उनकी परिवार के लोग टॉपर बना दिए गए। क्वेश्चन पेपर लीक करने की क्या जरूरत है जब हम एग्जाम के रिजल्ट को फिक्स कर सकते हैं। मित्रों, भूल गए क्या? इतना बड़ा लीक हुआ, कितने बच्चे मरे उसकी हिसाब नहीं है। सच्चाई है, मैंने देखा है। हमारी गली में एक होम्योपैथी का डॉक्टर था, 15 साल इंतजार करता रहा उसकी टीचर रिक्रूटमेंट की रिजल्ट आएगा और वो दूसरा शादी करेगा। ना वो दूसरा शादी कर पाया, ना टीचर रिक्रूटमेंट की रिजल्ट आ पाया। क्या मैं गलत बोल रहा हूं मित्रों? थोड़ा देख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो। मैंने देखा बहुत सारे कांग्रेस की सरकार की मंत्री, जैसे डीके शिव कुमार जी, जैसे अपना हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुब्बू जी, प्रोटेस्ट में आए। हिमाचल में पिछले 3 वर्ष में 6 पेपर लीक हुए हैं। कर्नाटक में कितने पेपर लीक हुए हैं उसकी हिसाब नहीं है मित्रों। ये कैसी बात है? पार्लियामेंट में बहस हुई, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, नहीं करूंगा तो याद दिलवा दीजिएगा आप। प्रोटेस्ट सफल हो गया क्या? पहली बात, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के माध्यम से, स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स की द्वारा होने वाला था, वो प्रोटेस्ट इस तरीके से लोगों से भर गया। जो यूपीएससी पास आउट, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब तक पास नहीं होता। ये क्या मोहम्मद करके कुछ नाम का व्यक्ति रो रहा है, अबे भाई आप यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाइए, सिस्टम जिम्मेदार उसके लिए नहीं है। आप कोई काम करते और साथ साथ तैयारी करते तो शायद जीवन में कुछ बेहतर कर पाते। आप न्यूज पॉइंट हो ही नहीं सकते। उसको न्यूज पॉइंट बनाने वाले लोगों को ये सोचना होगा, ये विचार करना होगा, ये समझना होगा ऐसा क्यों होता है। जो व्यक्ति लड़ता है टैलेंट की बलबूते पे, अपने माँ बाप की पैसा खर्चा करके, संग्राम करके यूपीएससी को टॉपर बनता है, उन लोगों की इंटरव्यू से ज्यादा ऐसे इंटरव्यू की व्यू क्यों बढ़ जाता है जो अनएम्प्लॉयड है और वहां बैठ के रोता है कि मुझे सिस्टम ने न्याय नहीं किया। सिस्टम बदलने की जरूरत है, उसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु न्यूज वो नहीं है कि सिस्टम से लड़कर कोई हार गया। न्यूज वो है जो सिस्टम से लड़कर जीत गया। जर्नलिज्म की पहली धार है। जर्नलिज्म जब पढ़ाई जाती है, पहली बात ये पढ़ाई जाती है कि कुत्ते ने इंसान को काटा, वो न्यूज है। इंसान ने कुत्ते को काटा न्यूज नहीं है। अब वो न्यूज बनते चले जा रहा है। न्यूज की कोई डेफिनेशन हमारे देश में नहीं है। जो प्रो मोदी है वो मोदी की प्रशंसा करते फिरते हैं, जो विरोधी एंटी मोदी है वो मोदी के विरोध में खड़े रहते हैं। फिर क्या हुआ? ये कॉकरोच जनता पार्टी की जन्म किसी सरकार की मंत्री की बयान से नहीं हुआ था। भारत सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने बोला था किसी को कॉकरोच, देश की अनएम्प्लॉयड युवा कॉकरोच है, उसी से कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ था। उन्हीं की कोर्ट में केस गया, फिर फेवरेबल वर्डिक्ट मिली। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है हमारी बच्चे पर पेलेट गन चलना, हमारी बेटे पर डंडे चलना, हमारी बच्चों को मारा जाना गलत है और उस गलती को मानना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, सीजेपी की स्पोक्स पर्सन रंका नहीं बोल रहे हैं, सौरभ दास नहीं बोल रहे। कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोल रहा है। जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये लोग नहीं मान रहे थे, जिस सुप्रीम कोर्ट इंडिया को यही लोग गालियां दे रहे थे, भाइयों बहनों, आज वही सीजेपी की प्रोटेस्टर, आज उसी के लोग, उसी के जो है समर्थक कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कितना सुंदर कोर्ट है। मित्रों बताइए, कितनी दोगलापन, कितनी दोधारी तलवार की यहां पर नींव बनाई जा रही है। कल तक सुप्रीम कोर्ट गंदा था, कल तक जो है सुप्रीम कोर्ट को ठंडा पानी पीकर ये लोग गालियां देते थे। आज वो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो गया क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट में फेवरेबल वर्डिक्ट दे दिया। अंबेडकर की मूर्ति लेकर, अंबेडकर की चित्र लेकर, अंबेडकर की संविधान लेकर वहां पर खड़े होने वाले लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, पहले आप अंबेडकर को पढ़िए तो सही। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भगवान सदृश हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो आंदोलन के बारे में क्या बोलते थे? देश के संविधान में उन्होंने बार बार लिखा, सिर्फ हमारी अधिकार को पूर्ण करना काफी नहीं है,
सिर्फ अधिकार के लिए लड़ना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्यों के लिए भी लड़ना होगा, अपने कर्तव्य को सही ढंग से करना होगा। जिस प्रोटेस्ट में देश की विरोधी नारे लगा है, वहां जिंदा होते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिंदा होते, वो शायद दिल्ली पुलिस को ऑर्डर करते कि इनके ऊपर बंदूक से गोलियां चला दिया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ भी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे देशभक्त शायद कोई पैदा नहीं हुआ, ये बात मानना होगा। और उन्हीं की छत्र छाया में जो राजनीति करते हैं, उनकी छत्र छाया में उन्हीं की जो है झंडा लेकर जय भीम बोलते हुए जो लोग जाते हैं, वो देश विरोधी कैसे हो सकता है? सच्चा जय भीम कभी देश विरोधी नहीं हो सकता। अंबेडकरवादी, सच्चा अंबेडकरवादी देश विरोधी नहीं हो सकता। अंबेडकर को भगवान मानने वाला व्यक्ति भारत का कण कण के लिए वो समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदा रहे, इस देश के लिए सोचते रहे, इस मिट्टी के लिए सोचते रहे। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश की ये जो इस्लामिस्ट हैं, जो जिहादी फैलाते हैं, उनके बारे में क्या लिखते हैं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके बारे में क्या बोलते हैं। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या सोचते हैं। उनको ना पढ़ने वाले लोग, मूर्ख लोग जो अंबेडकर जी को समझते नहीं है, भगवान अंबेडकर को समझते नहीं है, वो अंबेडकर जी की झंडा उठाकर उस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। उस प्रोटेस्ट के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना। ये प्रोटेस्ट के सपोर्ट में मैं बहुत सारी चीजें बोल चुका हूं मित्रों। आप मेरी ये यूट्यूब चैनल, दोनों ही चैनल्स पे पीछे जाकर देख सकते हैं। हम डायरेक्टली इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता था, परंतु किसी मंत्री के इस्तीफा से इसका कैसे सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ये प्रोटेस्ट की, एक प्रोटेस्ट की सक्सेस सिर्फ एक मंत्री की इस्तीफा से कैसे हो सकता है? वो 23 बच्चे जो नीट परीक्षा की वजह से मृत्युशैया में सो गए हैं और श्मशान में जाकर जल गए हैं या कब्र में खुद गए हैं, उनका क्या? उनकी न्याय तो इससे नहीं होगी कि परिवार को मुआवजा मिल जाए। नीट की परीक्षा देने के लिए जो बच्चा संग्राम किया है, उसका जीत तो इसमें है ही नहीं। तब जीत होगी वो 23 बच्चों की शहादत को सही ढंग से देखा जाए। असली जीत ये होगा कि नीट परीक्षा में संस्कार हो, एनटीए को कंप्लीटली सेट किया जाए, खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। क्वेश्चन लीक को बंद करने के लिए एनटीए बनाया गया था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लीक एनटीए के समय पर हुआ है, तो कोई तो जिम्मेदार होगा। वो व्यक्ति इस्तीफा दिया है, ये जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया है। उसने इस बात कहकर इस्तीफा दिया है कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस जो है इस प्रोटेस्ट के अंदर घुस ना जाए। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है मित्रों कि ये जो कहानी है, ये जो कहानी रची जा रही है, ये एक पार्लियामेंट के अंदर लोगों की भाषण सुनिए। राजनीतिक भाषण देने वाले लोगों की राजनीति इतनी पुरानी और बोरिंग हो चुकी है, उसकी रील्स भी नहीं कट रहा है मित्रों। पॉलिटिक्स की समझ रखने वाला हर व्यक्ति अब पार्लियामेंट नहीं देख रहा है मित्रों। क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि वो जान गया है कि सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग शायद अहंकारी हो गए, उससे ज्यादा अहंकारी तो जो अपोजिशन में बैठा है वो राहुल गांधी, उससे ज्यादा। राहुल गांधी एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है कि ये प्रोटेस्ट की जीत नहीं थी, ये सामान्य वो 23 बच्चे जो मरे हैं उनकी जीत। और उनकी जीत, असली जीत तब संपन्न होगा जब इस देश की एग्जाम की सिस्टम क्लीन होगी। ये जब इस देश में अपर कास्ट लोग, जो लोग अहंकार में बैठे हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास प्रतिपत्ति है, वो लोग बैठकर कहते हैं कि जो है आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। मैं कहता हूं आरक्षण नहीं समाप्त करना चाहिए, सीटें बढ़ा देनी चाहिए। 5 लाख सीट कर दीजिए मित्रों। अब इस देश में डॉक्टर्स की कमी है, बहुत कमी है। दिल्ली में शायद जो आरोग्य केंद्र बना है, सरकार ने बनाई है, जो मोहल्ला क्लिनिक है, वहां डॉक्टर होगा। उत्तर प्रदेश की गांव की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने सेंटर में डॉक्टर्स हैं? असली डॉक्टर कितने सेंटर पे हैं? मुझे बताइए। एक भी सेंटर में आपको नहीं मिलेगा जहां असली में डॉक्टर है। वहां का कंपाउंडर मेडिसिन देता है, वहां का झोला छाप डॉक्टर जो है वहां का पूरा हेल्थ सिस्टम देखता है। कितना बड़ा डेंजर है। इस देश में कितने पीएचसी होने चाहिए बताइए? इस देश में कितने गांव हैं? कितने गांव के कितने कोने में पीएचसी होनी चाहिए? हमें तो हेल्थ केयर हर जन तक पहुंचाना था। हमें तो कहां गया? असली चैलेंज वो है। 5 लाख सीट बढ़ा दीजिए, उसमें
मुझे समस्या नहीं है 20,000 सीट आरक्षण में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छा डॉक्टर निकालिए ना, अच्छा डॉक्टर नहीं निकलता। कोविड के समय पे हमने देखा इतना खराब डॉक्टरी हुई, कितने लोग तो इसलिए मर गए क्योंकि डॉक्टर अच्छा नहीं था। वो आरक्षण के प्रभाव नहीं है, ये गलतफहमी में लोग बैठते हैं आरक्षण के वजह से खराब डॉक्टर निकला है। आरक्षण के वजह से तो सिर्फ 10%, 12%, 25% डॉक्टर खराब निकलेगा, 100% डॉक्टर कैसे खराब निकल जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ड्यूटी करने डॉक्टर नहीं जा रहा है, वहां की जमीन बेच दिया है। वहां आपने ग्राम चिकित्सालय देखा होगा तो पहली एपिसोड आप उसकी देखिए, जब जाकर शहरी आदमी वहां डॉक्टर बनने पहुंचता है, गांव के लोग कहते हैं ये कौन आ गया, सेंटर खुलेगा क्या? सेंटर जिंदगी में नहीं खुली है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल से सेंटर्स नहीं खुले हैं। सबको तनख्वाह मिल रहा है, चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेके गांव के सीएमओ तक सबको मिल रहा है। मर कौन रहा है? गरीब आदमी, उसको तो पता ही नहीं है, गांव की आदमी को पता ही नहीं है हमारे यहाँ पीएचसी होना भी चाहिए, उसकी अधिकार भी नहीं पता। अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसको वो पढ़ा नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं है कि स्वास्थ्य तुम्हारी फंडामेंटल अधिकार है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट, नोबडी टोल्ड अप। उस प्रोटेस्ट की सक्सेस को बात कर रहे हो? कहीं से मुझे लोग बोल रहे कहीं से तो शुरुआत होनी थी, कहीं से शुरुआत करिए ना, कौन मना कर रहा है? शुरुआत यहीं से हुआ है, बहुत बधाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कहां जाकर समाप्त होगा? एक मंत्री के इस्तीफा से यह समस्या समाधान होगा क्या? इस प्रोटेस्ट की समर्थन में भारत की कौन कौन से लोग अपने फेसबुक पे डाले, इसलिए प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया इस्तीफा दीजिए। प्रधानमंत्री की फीडबैक सिस्टम कहीं गड़बड़ा गया होगा, सरकार की फीडबैक सिस्टम कहीं गड़बड़ा गया होगा। मैं इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, इनकी मंत्री हर चीज को डिफेंड करना छोड़ दें। सरकार सत्ता में जो बैठे हुए लोग, मैं आपको आज एक एजुकेशन देता हूं, मैं आज आपको एक सीख देता हूं। मेरे वीडियो को जो पूरा देखेगा वो आज बहुत बड़ा एजुकेशन प्राप्त करेगा। वो एजुकेशन ये है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक कला होता है। विंस्टन चर्चिल ने जब पार्लियामेंट में खड़े होकर, जिस पार्लियामेंट को कॉपी करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि मैं तब तक लड़ूंगा हिटलर के खिलाफ, सब कह रहे थे संधि कर देना चाहिए। विंस्टन चर्चिल बूढ़ा हो चुका था, हाथ हिलता था ऐसे ऐसे करके, उसकी गाड़ी खराब हो गया, लंदन में पोल्यूशन भर गया था, मेट्रो से आया विंस्टन चर्चिल, लोग उसके खिलाफ नारा लगा रहे थे। जब मेट्रो से बाहर निकल के पार्लियामेंट में पहुंचा, वहां खड़े होकर चिल्लाकर बोला, स्पीच दिया उसने। उस स्पीच ने पूरी इंग्लैंड को हिला के रख दिया। उसने उस स्पीच में यह बोला था कि कोई बात नहीं, हिटलर एक डिक्टेटर है और यह साम्राज्य, मैं राजा से बात करके आऊं, उस समय रानी होती थी, एलिजाबेथ यंग थी। विंस्टन चर्चिल ने चिल्लाकर पार्लियामेंट से बोला, उसकी इस्तीफा लेने के लिए लोग तैयार बैठे थे। उसने उस स्पीच से बोला कि मैं हिटलर से संधि नहीं करूंगा, मैं हिटलर से संधि नहीं करूंगा, मैं हिटलर से संधि नहीं करूंगा। मैं तब तक लड़ता रहूंगा, तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरा एक भी सीट बचा है। और जिस दिन मेरी सारी सीट खत्म हो जाएगी, इंग्लैंड के अधीन जितने राज्य हैं, उसमें इंडिया भी एक था, श्रीलंका भी था, वो सारे लोग हिटलर के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हम एक तानाशाह को सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो स्पीच सही था गलत था अलग बात है। हिटलर की स्पीच के बाद विंस्टन चर्चिल की ये स्पीच के बाद, विंस्टन चर्चिल सिर्फ 7 साल शासन किया था। इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन है जानते हैं आप? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल के नाम पे बिल्डिंग है, उसी पार्लियामेंट में बिल्डिंग है विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल बुढ़ा आदमी था, पागल आदमी था, परंतु उसने एक स्पीच, सिर्फ 17 मिनट का स्पीच था, 17 मिनट की स्पीच में पूरा देश को गैल्वेनाइज कर दिया, पूरा इंग्लैंड गैल्वेनाइज हो गया, पूरा यूरोप गैल्वेनाइज हो गया और हिटलर को हारना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा। यह स्पीच होती है पॉलिटिकल स्पीच। और उसके बाद 2 महीना तक विंस्टन चर्चिल एक इंटरव्यू नहीं दिया, एक स्पीच नहीं दिया। जो लोग कम्युनिकेशन देखते हैं ना, उनको ये सुनना चाहिए, ये फिल्में देखनी चाहिए, ये किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे पता लग सके कि कम्युनिकेशन होता कैसे। डेली जो है माइक पकड़ा देते हो प्रधानमंत्री को, ही 4 माह गॉन। लोग नहीं सुनना चाहते, मन की बात जबरदस्ती सुनाना पड़ रहा है। सच्चाई है, सुनिए।
कान खोल कर सुनिए। जब एक व्यक्ति बार बार बोलता है, लोग थक जाते हैं उससे, लोग अब नहीं सुनना चाह रहे, पीपुल आर फेड अप। नहीं तो प्रधानमंत्री पहले बोलते थे, हर घर के टीवी पे प्रधानमंत्री की फोटो वीडियो आती थी। सच्चाई है, मैं 2014 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। मैं जिसके घर में जाओ, प्रोफेसर के घर में जाओ, सफाई वाले के घर में जाओ, सबसे ज्यादा नौकर के घर में जाओ, सबके घर में प्रधानमंत्री की ये चलती थी रैली चलती। क्या बोलेंगे आज मोदी जी? आज नहीं है, इट इज गॉन। मान लीजिए, इसको ठीक करने के प्रयास करिए। जब हर चीज के लिए आप प्रधानमंत्री के नाम को यूज करेंगे, मतलब छोटा सा रास्ता जो है उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रास्ता बना। प्रधानमंत्री है वो भारत का, तुम्हारा निगम पार्षद नहीं है, तुम्हारा एमएलए नहीं है। देश का प्रधानमंत्री की मर्यादा बनाकर रखी। ये वंडरफुल स्पीकर। अटल जी के बाद कोई इतना बढ़िया स्पीच देता है पार्लियामेंट में तो वही देते हैं। तो यार क्यों 3 घंटा बोलेगा तो मैं बोर नहीं हो जाऊंगा? ये बात क्यों नहीं हमें समझ आती? स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, परंतु मिट्टी को चखिए थोड़ा। सुबह उठ के मिट्टी को चखिए। ये मिट्टी नहीं है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आप लोग भूल गए हैं। फिर से सीखने के समय है। सीखने के लिए कभी, और एक बढ़िया बात बताता हूं आपको, जापान में एक प्रोवर्ब है, आप गलत ट्रेन चढ़ गए हैं। लेट्स अज्यूम मुझे उड़ीसा जाना था, मैं गलती से हरियाणा का ट्रेन पकड़ लिया हूं। बेस्ट पॉसिबल वे मेरे लिए क्या है? नियरेस्ट स्टेशन पे मैं उतरता हूं। जब आपको पता लग जाए आप गलती कर रहे हैं, उसको उसी मोमेंट से ठीक करना शुरू करिए। नहीं मैं गलती करता चला जाऊंगा, एक दिन ठीक होगा, नहीं होता। ये सच्चाई है समाज की। मान लीजिए मित्रों, हमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में एजुकेशन चाहिए। राहुल गांधी पहले से गया गुजरा है, उसका स्पीच लिखने वाला गया गुजरा है, वो खुद गया गुजरा है। वो कभी कंपीट नहीं कर पाएगा मोदी जी से। परंतु बड़े नेता का ये परिचय होता है कि वो कभी किसी से हारता नहीं है, वो अपने आप से हारता है। नेहरू किसी से नहीं हारा, अपने आप से हार गया। इंदिरा किसी से नहीं हारी, अपने आप से हार गई। बड़े लोग, बड़े नेता, अच्छे बैट्समैन अपने आप से हारते। सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट इसलिए नहीं लिया कि किसी बॉलर ने उसे रोक दिया। जब उसको समझ आ गया मेरा बैट नहीं चल रहा है, उसने अपने रिटायरमेंट ले लिया। कल अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट दिया, वो समझ गया ये बैट अब नहीं चल रहा है, ये सीजन खत्म हो गया है, अब जाना होगा। ये हमारे देश में थोड़ा सा रहता है, वी ओवरस्टे आवर वेलकम। हमें चले जाना चाहिए। जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकले थे वो लक्ष्य प्राप्त हो गया ना, अब चले जाना चाहिए। नेवर गो अवे व्हेन पीपल आस्क व्हेन, कब जाओगे? तब चले जाओ जब लोग पूछे क्यों जा रहे हो। इस वक्त के इंतजार मत करिए कि जब लोग बोलेंगे कब जाओगे, कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, तब छोड़कर चले जाओ। जब वो बोलते अरे अभी तो आए थे, अभी तो मुस्कुराना शुरू किए थे, अभी चले जा रहे हो। तुम उनकी मेमोरीज में रहोगे, तुम उनकी स्मृतियों में रहोगे, तुम्हारी फोटो बनेगी, तुम्हारी मूर्ति बनेगी। लोगों को बोर करके चले जाओगे, तुम्हारी मूर्तियां नहीं बनेगी। धर्मेंद्र प्रधान 6 महीने पहले चले गए होते, जब नीट की पेपर लीक हुई तब चले गए होते, सब बोलते तब बताते लाल बहादुर शास्त्री है भाई। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे देती क्योंकि ट्रेन की एक्सीडेंट हो गया था, और उसने नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे देती। बड़ा नेता बन गया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार उसके बाद 20 साल मुख्यमंत्री रहा। कहां का? बिहार का सबसे पॉलिटिकली अवेयर स्टेट का वो मुख्यमंत्री रहा। औहदा बढ़ जाता मित्रों, औहदा बढ़ जाता, क्योंकि सही समय पर इस्तीफा देना भी एक कला है। सही समय पर घर छोड़कर बाहर चले जाना भी कला है। सही समय पर अपने बातचीत को रोक देना भी एक कला है। सही समय पर शांति से बैठ जाना भी एक कला है। जो कला को प्राप्त कर लेता है वो जीवन में सफल हो जाता है। जो इस कला को सफलतापूर्वक अपना नहीं बना पाता वो हार जाता है, थक जाता है, मर जाता है। मरना कभी भौतिक नहीं होता। जिस दिन स्मशान में तुम जले जाओगे उस दिन तुम्हारा मौत नहीं होगा, वो तो तुम्हारी मरी हुई शरीर को जलाया जाएगा। तुम्हारी मौत तो उस मोमेंट हो जाता है जब तुम लोगों की आंखों से उछल होने लगते हो।
जब तुम अपने आप से हार जाते हो, जब तुम्हारे अंदर वो ताकत खत्म हो जाता है कि मैं गिरकर उठ सकूंगा, तब आप खत्म हो जाते हो, तब आपकी असली मौत। असली मौत कभी नहीं होती कि जिस दिन लिख दिया जाए घड़ी में 12 बजा है और वो नहीं रहे, उस दिन तुम्हारी शरीर का मृत्यु होता है। तुम तो उस हर वक्त पर मरते हो जब तुम उठकर खड़े होने से डरते हो। अपने गलतियों को ठीक करने का कभी सही, वर्तमान समय अपनी गलती को ठीक करने का सबसे बेस्ट समय है। ना अतीत था ना भविष्य होगा, अपने गलती को ठीक करने का मौका आज है, अभी है, करना चाहिए। फकीर आदमी है, झोला उठाकर चले जाएंगे, सबको पता है। इस देश को एक फकीर देश मत बना दीजिए। ये देश फकीर नहीं है। यहाँ लाख करोड़ लोग डेली अपने घर से निकलकर इस आस पर जाते हैं कि लौटकर कुछ पैसे लाएंगे, अपने बच्चे को खाना खिलाएंगे। इस देश की सच्चाई यही है। उसके पास ये समय ही नहीं है आपकी राजनीति समझने का, सीजेपी को समझने का, विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का, खेलने का, लड़ने का नहीं है। मैं हारा जरूर हूं, तुम कहते हो मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है, मैं तो आपकी आदमी हूं, आपके पास आया हूं, तो उसकी विचार करना बहुत जरूरी है कि मैं सही तो जो इनसे आशाएं लगाया हुआ था, जो मतलब जो मुझे इन लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, 28 राज्य की जनता, जो 9 केंद्र शासित एरिया की यूटी की लोग मुझसे जो एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, क्या मैं ये लौटा पाऊंगा कि नहीं लौटा पाऊंगा? नहीं लौटा पाऊंगा तो शायद मैं आशाएं ना बन पाऊं, शायद मैं लोगों से ये ना बोलूं कि मेरे पे भरोसा करिए। मैंने उनको बोला है मेरे पे भरोसा करिए, तो वो लोग तुम्हारी इंतजार में, तुम्हारी भरोसे में बैठे हैं। वो एमपी नहीं जानते, एमएलए नहीं जानते, मुख्यमंत्री नहीं जानते, निगम पार्षद नहीं जानते, वो सिर्फ मोदी को जानते और मोदी के नाम पर बार बार पिछले 14 साल में कितनी बार वोट करी है। मैं एक राजनीतिक बात कहते कहते जीवन की सीख बता रहा हूं मित्रों। आज आप सबको समझना होगा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बात नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है, ये हम सब की कहानी है। मुझसे जो एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा है, जो मेरी इंतजार में बैठा है, मैं उसकी आशाएं ना पूरा कर सकूं, मेरी मौत तो उसी दिन है। मैं अपनी मौत की इंतजार एक स्मशान में जाकर लकड़ियों के ऊपर नहीं कर पाऊंगा। मैं शायद मौत की इंतजार, तब मुझे पता ही नहीं होगा मैं मर गया। हमारी शास्त्रकार वेदांत कहता है, जब हम जन्म लेते हैं, हम रोते हैं, पूरा संसार हंसता है कि इनके घर बेटा हुआ है, इनके घर बेटी हुआ है। जब हम मर जाते हैं, पूरी दुनिया रोता है कि कितना अच्छा आदमी थी, चला गया। सब रोते हैं और हम हंसते हंसते जाते हैं कि दुख, दुर्दशा, यातना, मोह से मुक्त होकर मैं एक तृप्त आत्मा बन गया। वही तो है राजनीतिक आदमी की जनाजा उसी दिन उठ जाता है जब उससे लोग एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं। राजनीतिक व्यक्ति का जनाजा उसी दिन उठ जाता है जब उससे भक्ति करने वाले लोग, जो उसे पसंद करने वाले लोग ये कह देते हैं अब भाई साहब से शायद नहीं होगा। उससे बड़ा हार कुछ नहीं है, उससे बड़ा मौत कुछ नहीं है। मौत से सुंदर कोई चीज होता है क्या? राजनीतिक मौत से बुरी चीज कुछ होता है क्या? बाबू जगज्जीवन राम को जब राजनीति से मुक्ति देना पड़ा, 15 बार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतने वाला वो व्यक्ति था, आजादी से पहले वो सीट पर वो जीतते थे। जगज्जीवन राम जब राजनीति से दूर गए, 2 दिन जिंदा नहीं रह पाए, मौत की घाट उतर गए। इसलिए नहीं कि उन्हें सरकार और सत्ता से कुछ मिलता था, वो समझ गए मेरे लोग अब मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये रास्ता ठीक कर देगा, ये लाइट ठीक कर देगा, ये बस उसी दिन उसी राजनीतिक नेता का मृत्यु हो जाता है जब तुमसे वो एक्सपेक्ट करना बंद कर दे। जनता ये कहना भूल जाए कि भाई साहब से बोला था, सुने ही नहीं, अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो आशा छोड़ चुका है कि तुम उसके लिए कुछ कर सकते। ये चीज ध्यान रखना, भूलना मत। यही पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का पहला और अंतिम सूत्र है। लोग आप पे भरोसा करते रहे, यही आपका जीत है। जिस दिन लोग आपको इंतजार करना, आपकी डिसीजन का, आपकी बातों का इंतजार करना बंद कर देंगे, तब आपका हार है। वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मेरी गांव का प्रधान क्यों ना हो, ये रूल सबके लिए लगता है। वो देश का प्रधान है, ये मेरा गांव का प्रधान है, इसमें क्या फर्क है मित्रों? आज आपके सामने तथाकथित विषय को लेकर कुछ विषय मैंने आपके सामने रखा है।
आशा है आप इसको समझे होंगे, आपके विचारों में कुछ छोटी सी परिवर्तन हम करने में सक्षम हो सके तो बड़ी